From covering grassroots stories to building a platform with over 90,000 followers, Mahasports has become as one of the powerful voices in regional sports media. But behind every platform is a journey that is built on vision and belief. Today, we dive into that journey. Hi everyone, this is Shauna Haldar and you're watching Inside the Game, where we bring you stories from the world of sports that is just beyond the headlines. And today, I'm joined by someone who has been shaping how we see and celebrate sports in Maharashtra. Sharad Bogare sir, the editor-in-chief of Mahasports. Sharad sir, welcome to the show. It's great to have you here today and along Mahasports के बारे में आज हम थोड़ा बातचीत करेंगे. Before we get into the larger picture, Mahasports कैसे आया, अभी कितना established है इस स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री में, मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ से उसकी शुरुआत हुई. आपने महास्पोर्ट्स को अब एक ऐसे पोजीशन पे डाला है, सब लोग एज अ मीडियम, मराठी मीडियम यहाँ पे वहाँ से स्पोर्ट्स की न्यूज़ गेन करते हैं, वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं. सो व्हाट वाज द फर्स्ट मोमेंट जो आपको एक्चुअली बिलीव करवाया कि महास्पोर्ट्स एज अ चैनल, एज अ नेटवर्क काम करेगा? सो आपको चिन्मय पता है, मेरा पार्टनर. लगभग हम 2014 से 2016 तक रानडे में यानी SPPU का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ पे पढ़ रहे थे. उस टाइम हम दोनों क्लासमेट थे और पूरे 36 स्टूडेंट्स में हम दोनों ही थे जो मेजरली स्पोर्ट्स में काम करते थे. जब हम पास आउट हो गए तो उसके बाद मैं मुंबई को जॉब को गया और चिन्मय साउंड इंजीनियरिंग में काम कर रहा था. एक बार मैं पुणे से मुंबई आया. उस टाइम चिन्मय और मैं एक रेस्टोरेंट में मिले. उस टाइम चिन्मय सोच रहा था कुछ तो अलग करेंगे, मैं भी सोच रहा था कुछ तो अलग करेंगे. तो उस टाइम पे हमारा डिस्कशन हुआ. उसका चल रहा था कि हम एक न्यूज का इन शॉर्ट जैसा ऐप बनाएंगे और मेरा ऐसा चल रहा था कि हम एक स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कीड़ा जैसी मराठी में कुछ तो अलग करेंगे. तो दोनों ने सोचा और उस हिसाब से हमको लगा कि हम स्पोर्ट्स का इन शॉर्ट जैसा ऐप बनाएंगे, बट वो अभी तक कभी बना नहीं. उस टाइम पे हमने इनिशियली, तो हमारे पास फंडिंग नहीं था, बाकी कुछ चीजें नहीं थी, तो हमने इनिशियली एक डिजिटल मीडिया की फर्म शुरू की जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करती थी. हमने जब वो फर्म शुरू की तो पुणे में वो फर्स्ट फर्म थी कि जो डेडिकेटेड सोशल मीडिया पे ही काम कर रही है. उससे जो पैसे आए उससे हमने लगभग 15 अगस्त 2016 को मीडिया की फर्म शुरू हुई और 30 दिसंबर 2016 को हमने महास्पोर्ट्स शुरू किया. बट एक उसके भी पीछे एक बैक स्टोरी है कि मैं ट्विटर पे बहुत ट्वीट करता था पर मराठी में एक हैंडल था, वो मेरे को रीट्वीट नहीं देता था. इनिशियली मैंने स्पोर्ट्स कीड़ा में काम किया था, तो मैं मेजरली स्पोर्ट्स की मेरी जो थिंकिंग है वो डेवलप कंप्लीट इंग्लिश में हुई है, बाकी चीजों की मराठी में हुई है. मैं ट्वीट इंग्लिश में करता था, तो उन्होंने वो मेरे रीट्वीट करते नहीं थे. एक दिन उनके DM में मैं गया और मैंने बोला कि आप मेरे रीट्वीट क्यों नहीं करते, बाकी सब लोगों के करते हो, मैं इतना अच्छा सैट्स देता हूँ, बाकी सब चीजें देता हूँ. तो बोले आप मराठी में नहीं करते और इसलिए मैं आपका रिट्वीट नहीं करूंगा. बाद में मैंने एक ट्वीट मराठी में किया और उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड्स थे, तो उसने वो भी रिट्वीट नहीं किया. मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने ऐसे ही उसके पहले दिन राहुल त्रिपाठी ने 6 6 मारे थे एक ओवर में. मैंने उसका पूरा ट्वीट मराठी में लिखा और एक रैंडमली हैंडल शुरू कर दिया, महा_स्पोर्ट्स बोल के, और उससे ट्वीट कर दिया और उसको लगभग 48-49 रिट्वीट आ गए. 48 रिट्वीट्स यानी कि आज के जमाने में भी बहुत अच्छे माने जाते हैं. उस हिसाब से फिर मैं रेगुलर उससे ट्वीट करने लगा और वो बढ़ता गया. फिर फेसबुक पेज शुरू किया, इंस्टाग्राम किया, यूट्यूब किया, वेबसाइट शुरू की कुछ दिनों के बाद. इस तरह से महास्पोर्ट्स इनिशियल शुरुआत हुई. और आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे कंसल्टेंट भी है पेडनेकर मैम, जो अभी लगभग 65-70 रहेगी. उन्होंने महास्पोर्ट्स की वेबसाइट डेवलप की थी और लगभग 3 साल वो वेबसाइट देख रहे थे. आई गेस स्टार्टिंग में वो बिलीफ रखना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके इस जर्नी को ऑलमोस्ट 9+ ईयर्स हो गए हैं. तो एक सेंटेंस में अगर आपको बताना है कि 9+ ईयर्स की ये जो जर्नी है महास्पोर्ट्स की, तो वो कैसी रही है? बहुत सारे डिफिकल्टीज आई होगी, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी आए होंगे. बहुत हेक्टिक और यानी कि एज अ बिजनेस मन, एज अ ओनर बहुत यानी कि थकाने वाली जर्नी है, क्योंकि 24 आवर्स काम करना पड़ता है इस जर्नी में. इनिशियली क्या हुआ था कि मराठी कंटेंट को एडसेंस या मेटा का कोई एड का सपोर्ट नहीं था. रेवेन्यू जनरेशन ऑलमोस्ट 2019 तक हमने रेवेन्यू जनरेट ही नहीं किया महास्पोर्ट्स से. जितना कुछ वहाँ से कमाते थे वो पूरा यहाँ पे बंद करते थे. फिर 2019 के बाद, कोविड के बाद लगभग 3 साल महास्पोर्ट्स ने एज अ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो किया, फिर एज अ बाकी चीज़ों में बहुत ग्रो किया. उसके बाद पूरा सिनेरियो फिर से चेंज हो गया. इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ज़माना आ गया, थोड़ा फेसबुक और ट्विटर पीछे गया. उस ज़माने में भी ट्रांजिशन पीरियड बहुत हार्ड थे. इनिशियली वेबसाइट पे लगभग मंथ में 3 या 4 CR व्यूज़ आते थे, वो अब अभी लगभग 3 या 4 लाख पे आ गए. और
उसी टाइम इंस्टाग्राम व्यूज देखोगे आप तो 8 CR 9 CR पे गए। सो ट्रांजिशन पीरियड बहुत देखे हम, इंडस्ट्री में फर्स्ट थे। सो इनिशियली क्या करना है क्या नहीं इतना कुछ समझता नहीं था, बट बहुत पहले से इंडिया के जो मेजर प्लेयर है उनको फॉलो किया था, तो मराठी में वो करना बहुत ईजी गया। एक जर्नी स्टार्ट होती है जैसे मीडिया इंडस्ट्री में, वो एक गैप फाइंड करना होता है कि यहाँ पे ये कमी है, सो एज एन एंटरप्रेन्योर यहाँ पे ये गैप फिल करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो जब आप वहाँ स्पोर्ट्स स्टार्ट किए तो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में वो ऐसी कौन सी गैप थी जो आपको लगा कि मास स्पोर्ट्स एज अ चैनल वो फिल इन कर सकते हैं? सो आप अगर देखोगे तो महाराष्ट्र में लगभग 10 अच्छे न्यूज़पेपर रहेंगे और महाराष्ट्र में टेलीविजन मीडिया में भी लगभग 8-9 अच्छे चैनल्स हैं। सो आप दोनों का भी देखोगे तो महाराष्ट्र का स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या स्पोर्ट्स का रिपोर्टिंग था वो बहुत अच्छा था। लगभग 2020 तक वो बहुत अच्छा था। तो न्यूज़ चैनल पे भी इवनिंग को स्पोर्ट्स के शोज होते थे, न्यूज़पेपर पे भी एक पान होता था, पूरा पेज उस पे होता था। बट वो बाद में बहुत कम होने लगा। लगभग हमने जब शुरू किया उसी टाइम से वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। टीवी के ऑलमोस्ट अभी एक भी शो स्पोर्ट्स पे नहीं होता महाराष्ट्र में। स्पोर्ट्स का चैनल मराठी में तो है ही नहीं। उसके बाद न्यूज़पेपर ने भी फर्स्ट अभी हाफ पेज या 25% ही एक पेज पे स्पोर्ट्स के न्यूज आते। सो वो बहुत बड़ा गैप था। अगर आप ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में काम करते हो या हिंदी मीडियम में आपने देखा है, तो वहाँ पे बहुत स्टैट्स पे न्यूज होते हैं, कुछ तो अलग होता है। तो मराठी का जो कंटेंट था वो मराठी का कंटेंट ऐसा था, आज मैच हो गई, इसका ये रिजल्ट है, उसका ये रिजल्ट है, उसका ये स्कोर कार्ड है, इसने सेंचुरी की। बट उसके बिहाइंड जो कुछ होता है वो यानी कि कभी लोगों के सामने आता ही नहीं था। स्टेडियम पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है या किसी ने किसी को मारा है स्टेडियम पे, या बहुत विराट कोहली ने इतने नंबर्स यानी कि इतने रिकॉर्ड्स किए हैं, या रोड पे फैंस की बहुत भीड़ है। सो जो बिहाइंड सीन था वो कुछ मराठी मीडिया में आ ही नहीं रहा था। सो हमने वो पॉइंट पिक किया। लगभग इनिशियली तो मास स्पोर्ट्स में 50, अगर हम 50 न्यूज कर रहे होते तो उसमें लगभग 45 न्यूज अदर स्पोर्ट्स के होते और 5 न्यूज क्रिकेट के होते। बट वो 45 न्यूज को व्यूज ही नहीं आते, यानी कि लगभग 500 व्यूज आते रहेंगे उनको, और ये 5 न्यूज को लगभग 10-20 हजार व्यूज आते थे। तो हमने वो पूरा कंटेंट शिफ्ट किया और वो चेंज किया, बहुत स्टैट्स बेसिस न्यूज बनाना शुरू किया, डिजाइन उस तरह से। तो आज अगर आप मराठी इंडस्ट्री देखोगे स्पोर्ट्स की, तो उसमें बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बेस्ड न्यूज आने लगे हैं। बिहाइंड द सीन जो भी कुछ होता है क्रिकेट में या बाकी स्पोर्ट्स में, उसके न्यूज आने लगे हैं जो लोगों को पसंद है। यानी कि लोगों को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट काइंड न्यूज है वो बहुत पसंद है, हार्ड न्यूज भी पसंद है। सो हमने बीच में भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि बहुत प्राइड से कह सकते हैं कि मराठी इंडस्ट्री में स्टैट्स बेसिस न्यूज या बिहाइंड कर्टन या बिहाइंड द सीन न्यूज अभी जो हो रहे हैं उसका पूरा श्रेय महा स्पोर्ट्स को जाता है इस वजह से। अभी महा स्पोर्ट्स के अगर हम डिजिटल प्रेजेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 90.6K फॉलोअर्स है इतने कम टाइम में, लेकिन इतना ज़्यादा गेन करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको क्या लगता है कि महा स्पोर्ट्स ने ऐसा क्या अलग किया है जो अभी उसको इतने सारे फॉलोअर्स है, रीच है या एंगेजमेंट लोगों की बहुत ज़्यादा है डिजिटली महा स्पोर्ट्स के लिए? मैं नंबर्स पहले बताऊंगा। फेसबुक पे ऑलमोस्ट महा स्पोर्ट्स 11-12 लाख है, इंस्टाग्राम पे अभी 90,000 है, फिर यूट्यूब पे 20,000 के आसपास है, ट्विटर पे 5-6 हज़ार है, और थ्रेड्स पे 10,000 के आगे रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे 15-16 हज़ार है। सो लगभग 15-20 लाख की मराठी कम्युनिटी है। अब महाराष्ट्र में देखोगे तो 12 से 13 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से डिजिटली अवेयर या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूज करते हैं उसमें से 8 करोड़ लोग रहेंगे। उसमें से जो अगर महाराष्ट्र का टॉप न्यूज मीडिया रहा तो वो अभी तक 1 CR तक गया, यानी कि उसके सब मिला के फॉलोअर्स 1 CR है। सो उसने भी अभी तक जो बाकी के 7 करोड़ लोग है उसने टैप नहीं किए। अगर स्पोर्ट्स विंग देखे तो स्पोर्ट्स कोई भी मीडिया हाउस में लगभग 20% ही रहता है, यानी कि सो उस हिसाब से महा स्पोर्ट्स का जो ऑडियंस है जो 15-16 लाख का है वो बहुत अच्छा है। जब महा स्पोर्ट्स शुरू हुआ तो उस टाइम पे या उसके 1-2 साल में बहुत मीडिया हाउसेस आ रहे थे, बट वो मेजरली कोई यूट्यूब पे फोकस कर रहा था, कोई फेसबुक पे फोकस कर रहा था, इंस्टाग्राम इतना नहीं था। हमारा मेजर ये था कि हम कंप्लीट मीडिया हाउस बनेंगे। सो वेबसाइट पे आर्टिकल जा रहे थे, वीडियो कंटेंट क्रिएट हो रहा था, विजुअल कंटेंट क्रिएट हो रहा था। बट इनिशियली हमने एक पूरी स्पोर्ट्स की कम्युनिटी बनाई जो व्हाट्सएप पे थी। हमने महाराष्ट्र से बहुत लोग हमारे साथ जुड़ गए। सो वो वहाँ पे एक फोरम के जैसे या कम्युनिटी के जैसे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। तो उससे हुआ क्या, महा स्पोर्ट्स ब्रांड बनने में उनकी बहुत मदद हो गई, क्योंकि उनकी वजह से वो स्टेटस पे सब चीजें
रखते थे। दूसरा था क्विकनेस, यानी कि जिस टाइम पे जो भी कुछ हुए उसके बाद हम वो पोस्ट करते थे। यानी कि विराट का अगर 78 सेंचुरी है तो उसकी न्यूज़ हमने 15-15, 20-20 दिन पहले लिख के रखी थी, सिर्फ टीम का नाम चेंज करने का। रिकॉर्ड तो हमारे पास सब थे। T20 वर्ल्ड कप जब पृथ्वी शॉ कैप्टन थे उस दिन हमने 2 घंटे में लगभग 50 न्यूज़ रिलीज कर दिए थे। सो इतना प्री प्लान करके सब चीज़ें उस टाइम पे की थी। सो उस हिसाब से उसको ग्रो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं गया। महास्पोर्ट्स के साथ या बाद में बहुत मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, बट वो उतने चले नहीं क्योंकि उनके खुद के प्रॉब्लम्स थे, उनके पास टाइमलीनेस नहीं था। जो न्यूज़ वैल्यू हम मीडिया में बोलते हैं उस हिसाब से न्यूज़ नहीं बनाते थे। सो उस हिसाब से, और आज के टाइम में एक मीडिया हाउस इतना बड़ा खड़ा करना बहुत टफ चीज़ है, क्योंकि हम भी अगर अभी करने गए तो नहीं पॉसिबल। आपने कम्युनिटी की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि आपके महास्पोर्ट्स ने ऐसा कौन सा कंटेंट बनाया है जिससे आपको इतनी बड़ी अभी कम्युनिटी मिली है, कम्युनिटी जिसने आपके कंटेंट के साथ हमेशा एंगेज किया है एज अ चैनल? हमेशा वो लोग आपके महास्पोर्ट्स के ऊपर देखते हैं कि हाँ, महास्पोर्ट्स आज ये कंटेंट निकाला है, दिस इज समथिंग कि जो उनको बहुत सारे न्यूज़ चैनल में शायद नहीं देखने को मिली हो। सो आप देखोगे, यानी कि आप भी स्पोर्ट्स फील्ड से हो, सो स्पोर्ट्स का ऑडियंस बहुत लॉयल रहता है और वो बहुत फ्री काइंड का ऑडियंस रहता है। यानी कि उसको वो चीज़ें चाहिए होती, क्योंकि उसको उसके जो अपोजिशन वाले, सपोज कोई धोनी का फ़ैन है तो उसको रोहित को भेजने रहता है कि देख धोनी के कितने रिकॉर्ड्स है या ये वो। तो उस फोकस करके अगर रिकॉर्ड्स बना दिए, उसके डिज़ाइंस बना दिए, उसका कंटेंट बना दिया तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप टाइमलीनेस नहीं रखोगे, 10-10 दिन के बाद कंटेंट जा रहा है, 5 दिन के बाद कंटेंट जा रहा है, तो उस हिसाब से वो वर्क नहीं होगा। सो वो टाइमलीनेस बहुत ज़्यादा मैटर करता था। उसके बाद हमने इनिशियली पहले 3 साल में कुछ अवार्ड्स रखे थे लोगों को कि इस चीज़ के आंसर दे दो, उस चीज़ के आंसर दे दो। तो उस हिसाब से भी हम महाराष्ट्र में बहुत लोगों से जुड़ते गए। आप बिलीव नहीं करोगे, बट जितने भी महाराष्ट्र में मराठी में काम करते हैं लोग, उनके पास उनके डेस्क पे महास्पोर्ट्स की वेबसाइट शुरू रहती है। सो हाँ, ये महास्पोर्ट्स ने किया तो ये हमको करना पड़ेगा। अब भी पता नहीं, बट मैं पूरे कंटेंट में काम करता था उस टाइम पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। सो महास्पोर्ट्स एक लाइक गाइड बन गया था स्पोर्ट्स इसमें। सो मीडिया में जर्नलिस्ट, देन फैंस, और ये आज भी आप देखोगे तो मराठी में कंटेंट उतना बनता नहीं है जितनी लोगों को चाहिए। यानी कि देखोगे तो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, वेबसाइट पे है, बट अभी भी उतना नहीं। यानी कि हम 8 करोड़ लोगों को सर्व कर सकते, इतना कंटेंट ही नहीं। 8 करोड़ लोगों में हमने अगर देखा तो लगभग 1 to 2 CR फैंस सिर्फ स्पोर्ट्स के रहेंगे। बट हम अभी अगर हम सबसे बड़े प्लेयर है ऐसा समझा तो भी हम 15 लाख तक की गए। सो मार्केट में बहुत वैक्यूम है, स्पेस है ये सब बनाने के लिए। स्टिल वो कर रहे, बट आप जो बोल रहे उस हिसाब से कि स्टैट्स बेस्ड कंटेंट, फिर न्यूज बेस्ड कंटेंट, ये इतना कुछ किया। और टाइम टू टाइम ट्रांजिशन जो थे या शिफ्ट जो होना था वो होते गए। तो उस हिसाब से वो कम्युनिटी इतनी बड़ी बन गई। आज की अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम या मीडिया इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। वेदर आप किसी एथलीट के बारे में आप बात करो या आप किसी पोस्ट मैच कॉन्वर्सेशंस की भी अगर आप बात करो, स्टोरी टेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी को अगर अपना एक खुद का स्टार्टअप करना है, सो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं स्टोरी टेलिंग के अलावा कि उनको उतना ध्यान रखना पड़ेगा टू जस्ट ग्रो एज अ मीडिया हाउस इटसेल्फ? सो इनिशियली तो आपको बहुत अच्छे मीडिया हाउस में काम करना पड़ेगा, जो यानी कि इतना आसान नहीं है डायरेक्टली आप कुछ शुरू करोगे और आपको पता चलेगा। इनिशियली मैंने स्पोर्ट्स कीड़ा या स्पोर्ट्स वल्ला में काम किया, लोकमत में काम किया, सकाल का स्कूल ओलंपिक इवेंट जो है वो पूरा मैंने कवर किया था। सो उसके पहले मैंने वर्ल्ड कप्स के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि 80,000 मैंने ट्वीट्स के स्टैट्स पे, मेरा वो अकाउंट अभी बंद हो गया। सो मीडिया हाउस शुरू करने से पहले कंटेंट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, ये चीज़ें तो आती जाती रहेंगी। इनिशियली आपको बहुत अच्छा बिजनेस सेंस होना चाहिए, क्योंकि आप पूरा सफ़र नहीं हो सकते ये चीज़ में अगर आपके पास बिजनेस सेंस नहीं, बिजनेस कैसे बढ़ाना है ये नहीं। उसके बाद जो लोग, यानी कि मैं थोड़ा तीखा बोलूँगा, बट जो लोग आपको बहुत अच्छा बोलते उनसे दूर रहना पड़ेगा। मैंने इनिशियली वही किया, क्योंकि किसी को भी मिला तो वो बोलते थे महास्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। सो मेरे को पता ही नहीं चलता था मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। सो इनिशियली हमारी गलतियाँ दिखाने वाले लोग साथ में चाहिए, कुछ लॉयल ऑडियंस चाहिए जो हमारे बहुत क्लोज है बट वो हमें हमारी गलतियाँ बता सके। उसके बाद एक कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल चाहिए उसके लिए।
और लास्ट में बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंटेंट का बहुत अच्छा सेंस चाहिए। अगर आपको कंटेंट का बहुत अच्छा सेंस नहीं रहा तो आप ये फील्ड में काम ही नहीं कर सकते। सो आपको इनिशियली थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, ग्राफिक डिजाइन आना चाहिए, कंटेंट लिखना आना चाहिए। अगर आपका आज एडिटर छुट्टी पे है, अचानक वो बीमार हुआ तो आपको वो नहीं आया तो नहीं जमेगा। इनिशियली मैं चिन्मय दोनों पूरा ऑफिस साफ करने से लेके ग्राफिक्स डिजाइन बनाने तक, न्यूज बनाने सब काम करते थे, बिजनेस भी देखते थे। सो उस हिसाब से अगर काम किया तो मीडिया हाउस बन सकता है। अभी के टाइम में मैं थोड़ा निराश नहीं करूंगा, बट यानी कि एक नया मीडिया हाउस बनना बहुत हार्ड बात है। आप देखोगे तो मराठी में भी पिछले 3-4 साल में कुछ नया बहुत अच्छा मीडिया हाउस बना नहीं, यानी बुरा लगता है, यानी बनना चाहिए। थोड़ा कंपटीशन भी आएगा, थोड़े अलग प्रयोग भी होंगे, बट अभी नहीं हो रहा है वो। इवन हिंदी में भी आप देखोगे तो 1-2 साल में न्यूज पिंच, खबरगांव, ये 2 छोड़ के नया कुछ अच्छा स्टार्टअप आया नहीं। सो वो मीडिया में अभी कोई एसेट बनाना, डिजिटल एसेट बनाना बहुत हार्ड हो गया है। सो उसके नेगेटिव्स भी है, बट वो सब देख के अगर किसी के पास थोड़ी होल्डिंग कैपेसिटी है, थोड़े पैसे है, यानी घर से कुछ मिल सकते हैं या बाकी, तो वो श्योरली 1-2 साल दे सकता है। अगर उसमें नहीं सक्सेस मिला तो बाहर जा सकता है। आपने बहुत सारे एथलीट्स के साथ बहुत क्लोजली काम किया। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग, एंड आपकी खुद की भी जर्नी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रही है। सो ऐसा क्या है आपके एक्सपीरियंस से कि जो यंग एथलीट्स हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, वो कभी कभार स्ट्रगल करते हैं खुद की स्टोरीज को सामने लाने के लिए। सो एज अ मीडिया हाउस उनकी स्टोरीज को हम लोग कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, उनको एक मीडिया प्रेजेंस कैसे दे सकते हैं उनकी अचीवमेंट्स के लिए? सो मेजरली क्या होता है, एज अ स्पोर्ट्स मत देखो आप, अगर पॉलिटिक्स में भी देखोगे या एंटरटेनमेंट में देखोगे, सो अभी मीडिया उतने पहले जैसा हार्डकोर नहीं रहा है। सो अगर आपको कोई स्टोरीज बनानी है, यानी कि किसी प्लेयर ने एटलीस्ट मीडिया हाउस को अप्रोच होना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सो मीडिया हाउस के पास अभी लगभग मेरे को पता है पुणे में हर स्पोर्ट्स में लगभग 100 प्लेयर, अच्छे प्लेयर रहेंगे। सो कोई मीडिया के ओनर को इतने पता तो होते नहीं, या जर्नलिस्ट को इतने पता तो होते नहीं। तो एटलीस्ट प्लेयर उसके जो स्टोरीज है या कुछ है वो मीडिया हाउस को भेजता रहा तो मीडिया हाउस भी थोड़ा फोकस उस पर रखेगा, अच्छा ये बंदा थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ स्टोरीज में क्या होता है, ऑडियंस का एक आपको पैटर्न बता दो। ऑडियंस का पैटर्न ये है कि ऑडियंस को हमेशा, अगर वो प्लेयर गरीब होना चाहिए इनिशियली और बाद में जाके बहुत अच्छा काम करना चाहिए, तभी उसको उसकी स्टोरी पसंद आती है। आमिर घर का लड़का भी अच्छा खेला तो उनको लगता है अच्छा ये तो आमिर घर का ही लड़का है। सो स्टोरीज में भी ऑडियंस को हमेशा कुछ तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज वाला होने को मांगता है। सो उस हिसाब से हमने अगर देखा, सो ऑडियंस को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, हमारी स्टोरी टेलिंग में भी बहुत चेंज करने पड़ेंगे। बट इनिशियली क्या होता है, थोड़ा एज अ मीडिया हाउस ओनर ये भी होता है कि हमने अगर बहुत इनिशियल लेवल के जो बिगिनर है उनके न्यूज़ किए या उनकी स्टोरीज किए तो लोग देखते ही नहीं, यानी लोग देखते नहीं तो मेरा एफर्ट 3 घंटे का 4 घंटे का अगर वेस्ट जा रहा है तो कोई मीडिया हाउस वाला सामने आकर ऐसे स्टोरी करने को उसको पॉसिबल ही नहीं होता। उसकी जगह वो बोलता है अगर जो इस्टेब्लिश प्लेयर है उसकी स्टोरीज करूंगा तो मेरे को अच्छे व्यूज आएंगे, मेरे को अच्छे हिट्स मिलेंगे। सो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा ऑडियंस ने बदलना चाहिए, थोड़ा मीडिया हाउस ने बदलना चाहिए, थोड़ा प्लेयर्स ने, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है अगर वो बदले नहीं तो नए प्लेयर यानी उनको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, उनकी स्टोरी सामने नहीं आएगी। सो उस हिसाब से मेरे को लगता है तीनों भी स्टेक होल्डर्स ने थोड़ा थोड़ा खुद में बदल करना चाहिए। मीडिया हाउस वाले थोड़ा बदल कर, हमें तो क्या स्टोरी सर्व करनी है, वो इनिशियल बिगिनर प्लेयर रहा या इस्टेब्लिश प्लेयर रहा, सो उस हिसाब से काम करना चाहिए। मास स्पोर्ट्स की जर्नी काफ़ी अमेजिंग रही है, बिकॉज स्टार्ट से लेके छोटे से प्लेटफॉर्म से लेके इतने दूर तक के बिल्ड अप करना यहाँ पे, आई थिंक दैट इट्स ह्यूज। एंड अगर फाइनल क्वेश्चन की तरफ मैं अगर आपके पास आऊँ तो आपके लिए सक्सेस इन दिस स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री क्या मायने रखता है आज के समय? एक्चुअली मुझे अभी भी लगता है कि महा स्पोर्ट्स को वो सक्सेस मिला नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्रिकबज़ का बहुत अच्छा डील हो गया, यानी कि मेरे को डील के हिसाब से नहीं बट स्पोर्ट्स किड़ा के साथ बहुत अच्छा डील हो गया। उनको नज़ारा स्पोर्ट्स ने लिया, क्रिकबज़ को ड्रीम स्पोर्ट्स ने उनमें इन्वेस्ट किया। मराठी अगर कम्युनिटी आप देखोगे या महाराष्ट्र में देखोगे तो मीडिया हाउस यानी कि जो पॉलिटिकल न्यूज़ कर रहा है उसको ही ज़्यादा मान सम्मान या बाकी लोगों में ये मिलता है। हमने महा स्पोर्ट्स, पैसा पानी या दैनिक जो भी कुछ खेल कबड्डी प्लेटफॉर्म बनाए वो प्योरली डेडिकेटेड किसी बीट के लिए या सब्जेक्ट के लिए बनाए। बट मराठी कम्युनिटी में आप देखोगे अगर ये तमिलनाडु में होता या कर्नाटक में होता या इवन बंगाल में होता, सो इसको स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स मीडिया हाउस बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होता है या उसका कुछ तो अलग टाइप रेपुटेशन रहता। तमिलनाडु में आप अगर देखोगे, तमिल में या इवन मलयालम में, सो उनका ये है कि उनके लिए स्पोर्ट्स चैनल भी उतने मैटर्स करते हैं जितने बाकी पॉलिटिकल या बाकी चैनल्स मैटर
मैटर करते हैं। इवन आप अगर आईपीएल की कॉमेंट्री देखोगे तो मराठी कम्युनिटी के लोग उतनी मराठी कॉमेंट्री कंज्यूम नहीं करते, उसके कंपेयर में बंगाली, तमिल, देन कन्नड़, मलयालम, वो लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं। यानी कि सक्सेस ये रहेगा उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया या नहीं वो नहीं, बट किधर तो दोनों भी सेम प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स है तो वो कम नहीं होना चाहिए। दूसरी जगह आप देखोगे तो पैसा पानी है हमारा ये, सो उसको तो बहुत अच्छे लोग समझते हैं इस पैसा पानी को। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म को भी यानी कि नहीं मिलता है, बट अगर स्पोर्ट्स का देखोगे तो थोड़ा लोग या ऑडियंस या इन्वेस्टर या इस फील्ड के जो भी कुछ स्टेक होल्डर्स है वो उतना अच्छा नहीं दिखते। सो वो सक्सेस तब रहेगा जब उसको उस हिसाब से देखा जाएगा। और रैप अप करने के पहले मैं बताऊंगी कि महास्पोर्ट्स की जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल है। आई गेस कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर खुद की मीडिया एजेंसी यहाँ पे खड़ी करना चाहे तो उनको एक ब्लूप्रिंट मिल सकता है Right. महास्पोर्ट्स के थ्रू। सो रैप अप करने से पहले एक आपका कोई भी मैसेज जो अपकमिंग एथलीट्स है या कोई भी है जो इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कुछ अपने लिए बिल्टअप करना चाह रही है। सो वो मैसेज तो ये रहेगा, अगर आप मीडिया फील्ड से हो या एज अ मीडिया ओनर हो या एथलीट हो, सो किसी भी चीज़ के लिए आप अगर टाइम दे रहे हो, सो वो पहले होता था कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और वही सक्सेस मिलेगा। ये आप कुछ डिसाइड कर दो इनिशियली, जब आप एंट्री कर रहे हो तो तभी उस टाइम पे डिसाइड कर लो मैं 3 साल दूंगा, 4 साल दूंगा, 5 साल दूंगा। उसके बाद अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा हो तो आप वहाँ से यानी कि उसको प्रायोरिटी से सेकंड पोजीशन पे डाल के आप अपने ब्रेड एंड बटर का सोचो, जो रादर दूसरे फील्ड से भी रहेगा। आपका पैशन या आपका जो भी कुछ है वो आप करते रहो, बट उसकी प्रायोरिटी हटा के सेकंड पोजीशन पे जाओ। आप जितने भी इन्फ्लुएंसर या बाकी सब लोग आते हैं और इंटरनेट पे बताते हैं कि मैंने इसके लिए 10 साल खर्चे किए, 15 साल खर्चे किए, हमको भी सक्सेस 2021 में मिला, नहीं तो हम भी बंद कर देते, क्योंकि उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं। आप 10-10 साल इसके लिए इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद आपको बुरा लगेगा हमने कुछ हासिल ही नहीं किया। सो उस हिसाब से अगर वो जर्नलिस्ट रहा, मीडिया पर्सन, मीडिया ओनर रहा या एथलीट रहा, सो उसने कुछ भी करने से पहले टाइमलाइन डिसाइड करनी चाहिए। मैं ये 4 साल दूंगा, ये 5 साल दूंगा। आप 10 साल का भी टाइम रख सकते हो, मैं 10 साल दूंगा और उसके बाद नहीं सक्सेस मिला तो मैं बाहर जाऊंगा। सो यही मेरा मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच शरद सर। थैंक यू सर। That was Sharad sir sharing his journey of building Mahasports and highlighting the importance of storytelling in shaping the future of sports. If you have enjoyed this conversation, make sure to like, share, and follow Inside the Game for more such stories from the world of sports. Until next time, this is Shona Haldar signing off.